वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग जानेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, उनके प्रकार, उनके अंग तथा उनके कार्य के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का दहन होता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर हम कैनाल के बारे में बात कर लेते हैं, श्वसन तंत्र के कैनाल के बारे में, तो सबसे पहले आता है नासा छिद्र, फिर नासा मार्ग, फिर एपिग्लोटिस, फिर श्वास नली जिसको लैरिंग्स भी बोलेंगे, देन श्वसनी आता है और उसके बाद फेफड़े के अंदर में श्वास नलिकाएं और कुपिकीय वाहिनी आता है जो कि कुपिकाओं में पाया जाता है, और फिर अंत में डायफ्राम जो कि इनहेल और एक्सहेल करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दोस्तों, श्वसन दो प्रकार का होता है ऑक्सीजन के उपभोग के आधार पर। पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन अगर बात किया जाए तो इस प्रकार के श्वसन में भोजन के दहन में ऑक्सीजन का उपभोग होता है। वायवीय श्वसन में जो भोजन का दहन होता है उसमें ऑक्सीजन का उपभोग होता है। यह श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वहीं पर अगर बात किया जाए तो अवायवीय श्वसन। दोस्तों, वायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज के एक अणु में 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें से 2 एटीपी खर्च होता है और 36 एनर्जी जो होता है 36 एटीपी हम लोग को गेन होता है। अवायवीय श्वसन के बारे में अगर बात किया जाए एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो इस प्रकार के श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके उत्पादों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल या फिर लैक्टिक अम्ल बनता है। दोस्तों, देखा जाए अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बनता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणु से केवल 2 एटीपी बनता है, 2 एटीपी बनता है। ठीक है, अगर बात करते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के अंतर के बारे में, तो वायवीय श्वसन में भोजन के दहन में ऑक्सीजन का उपभोग होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं होता है। वायवीय श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन जीवाणु, कवकों और आरबीसी, बीज, अंकुरित बीज इन सब में होता है। वायवीय श्वसन ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में 36 एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र की उत्पत्ति भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मानव में श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्य 2 भाग होता है। एक होता है श्वसन पथ मतलब कि रेस्पिरेटरी पाथ, और दूसरा होता है श्वसन अंग यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गेन। तो श्वसन पाथ के बारे में अगर देखा जाए तो ये मोस्टली 4 प्रकार का होता है। एक्सटर्नल नोज यानी कि बाह्य नासा छिद्र, फिर नासा मार्ग, नेक्स्ट है ग्रसनी यानी कि फैरिंग्स, और फिर वायुनाल यानी कि विंड पाइप। ये हो गया आपका श्वास पथ यानी कि श्वसन पथ। तो बाह्य नासा छिद्र के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल नोजल पोर होता है। नासा छिद्र की संख्या 2 होता है जो कि नासा मार्ग के प्रघान
भाग में खुलते हैं। नासा मार्ग अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार को होता है। नेक्स्ट है प्रधान, पहला है प्रधान, दूसरा है श्वसन और तीसरा है घ्राण भाग। चलिए प्रधान के बारे में अगर देखा जाए, जिसका इंग्लिश नाम है वेस्टिब्यूल, तो ये नासा मार्ग का सबसे छोटा भाग होता है। यह कैरेटीन विहीन स्तरित उपकला से ढका होता है। श्वसन भाग अगर देखा जाए तो ये नासा मार्ग का माध्य है जो घ्राण भाग में खुलता है। और घ्राण भाग अगर देखा जाए तो घ्राण भाग जो होता है यह नासा मार्ग का पश्च ऊपरी भाग होता है जो तंत्रिका संवेदी उपकला से बना होता है। इस उपकला को घ्राण उपकला या फिर सनी डेरियन झिल्ली भी कहते हैं, सनी डेरियन झिल्ली। इस उपकला के द्वारा गंध का पता लगाया जाता है। सनी डेरियन झिल्ली से बना होता है घ्राण भाग और स्मेलिंग का पता इससे लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रसनी यानी कि फैरिंग्स के बारे में। ग्रसनी श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र दोनों का उभयनिष्ठ भाग होता है। और फैरिंग्स जो होता है 3 प्रकार को होता है। पहला नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी और तीसरा कंठ ग्रसनी। तो वायुनाल के बारे में अगर बात किया जाए, नेक्स्ट विंड पाइप के बारे में, तो यह नलिका वायु के फेफड़ों में आवागमन का मुख्य भाग है। यह नलिका 2 भागों में विभक्त होता है, पहला है लैरिंग्स और दूसरा है ट्रेकिया। कंठ या ध्वनि बॉक्स के बारे में अगर देखा जाए तो यह श्वास नली का अग्र रूपांतरित भाग होता है। इसे ध्वनि उत्पादक अंग भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो यह 9 प्रकार की अस्थियों से बनी होती है। जो वॉइस बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है, 9 प्रकार का अस्थि उपास्थि से मिलकर के बना होता है। इसमें स्वर रज्जु या फिर वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। इसमें वायु गुजरने पर इसमें कंपन होता है और इन्हीं वाइब्रेशन से ध्वनि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है ग्लोटिस। तो लैरिंग्स कंठ में एक छिद्र के रूप में खुलता है जिसे ग्लोटिस कहते हैं। यह ग्रसनी के अधर पर स्थित होता है। वायु लैरिंग्स में ग्लोटिस से ही होकर प्रवेश करती है। नेक्स्ट है एपिग्लोटिस। तो यह ग्लोटिस पर पाए जाने वाला झिल्ली नुमा ढक्कन होता है जो भोजन को निगलते समय ग्लोटिस छिद्र को ढक लेता है। यह प्रत्यक्ष उपास्थि का बना होता है। तो हमारी गर्दन, ट्रेकिया जितने भी भाग है ये सब का सब उपास्थि यानी कि कार्टिलेज का ही बना होता है। नेक्स्ट है कंठ की कार्टिलेज। तो कंठ का निर्माण उपास्थि यानी कि कार्टिलेज के 9 टुकड़ों के द्वारा बना होता है जो कि निम्नलिखित है। पहला अगर देखा जाए तो एडम्स एप्पल, दूसरा है क्रीकायल उपास्थि, नेक्स्ट एरिटीनाइड्स उपास्थि, उसके बाद अगर देखा जाए तो सेंटोरिनी की उपास्थि और क्यूनिफॉर्म की उपास्थि। चलिए अब बात कर लेते हैं वोकल कॉर्ड के बारे में। तो वोकल कॉर्ड जो होता है लैरिंग्स श्वसन मार्ग के साथ ध्वनि उत्पन्न का कार्य भी करता है। इसमें ध्वनि उत्पादन के लिए वोकल तंतु पाए जाते हैं जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, जो झिल्ली नुमा होता है। अब हम लोग स्टडी करेंगे ट्रेकिया के बारे में। तो श्वास नली जो ट्रेकिया होता है सी आकार में उपास्थीमय झिल्लियों से बनी होती है, कार्टिलेज रिंग की बनी होती है। और यह वक्षीय गुहा में जाकर 2 शाखाओं मतलब दाईं और बाईं में बढ़ जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। श्वसन नली में कूट स्तरित पश्चमाभि स्तंभाकार उपकला पाई जाती है। तो श्वास नली जो होता है वो 2 भागों में बांटता है, दाईं श्वास नली और फिर बाईं श्वास नली। और ये जो होता है उपास्थीमय छल्ली का बना होता है। प्रत्येक श्वास नली फेफड़े में जाकर छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है जिन्हें क्रमशः द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्टरी ब्रोंकाई कहते हैं। तृतीयक श्वसनली
छोटी छोटी नलिकाएं जो कि शाखित नलिकाओं में विभक्त होती है, जिन्हें ब्रोंकाइल्स कहते हैं। ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स होता है। तो जो तृतीयक श्वसनली छोटी छोटी नलिकाओं शाखित नलिकाओं में विभक्त होती है, इनको श्वसनिकाएं कहती है, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। इन श्वसनलियों के अंतिम सिरे कुपिका में खुलती है, जिनको एल्वोलाई कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा श्वास नली का जो एयर जो है हमारे नासा द्वार से कुपिकाओं तक जाने का रास्ता है। तो श्वसन अंग में पहला हो गया आपका फेफड़े। अभी हम लोग बात किए कि वायु कहाँ से लेकर के कहाँ तक जाता है। वायु जो होता है हमारे नोस्ट्रल कैविटी से लेकर के कुपिकाओं तक जाता है। अब श्वास नली यानी कि श्वसन अंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम के श्वसन अंगों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें पहला आता है फेफड़ा यानी कि लंग्स, जिसको फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़े फुफ्फुसीय गुहा में स्थित होता है। ये संख्या में 2 शंकुआकार गुलाबी ठोस या स्पंजी होती है। फुफ्फुसीय गुहा में लसिका भरी होती है, जिसे फुफ्फुसीय द्रव कहते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है या प्लूरा द्वारा स्रावित किया जाता है। प्रत्येक फुफ्फुसीय गुहा के चारों ओर से फुफ्फुस श्रावण घिरे होते हैं। इस फुफ्फुस श्रावण में 2 भाग होता है। पहला अगर देखा जाए तो पैरिटल प्लूरा और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वर्सरल करके कुछ नाम है। वर्सरल प्लूरा जो कि फेफड़े में लगा आवरण होता है, और जो पैरिटल प्लूरा होता है देह भित्ति में लगा हुआ आवरण होता है। मानव के बाएं फेफड़े में 2 पिंड होता है, जिनको सुपीरियर तथा इन्फीरियर पिंड, तथा दाएं में 3 पिंड होता है। ठीक है, जो बाएं फेफड़ा होता है वो 2 भागों में बंटता है, और जो दाएं भाग होता है वो 3 भागों में बंटता है। तो दायां भाग का जो फेफड़ा का नाम है सुपीरियर और इन्फीरियर, और दाएं भाग का अगर देखा जाए तो उनका पहला हो गया आपका सुपीरियर, देन हो गया मीडियल, और फिर इन्फीरियर पिंड। ठीक है, तो बायां और दायां, बाएं भाग 2 भागों में खुलता है, 2 पार्ट होता है बाएं भाग का फेफड़ा, और दाएं भाग का फेफड़ा 3 भागों में बंटता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए दोनों फेफड़ों के बीच मीडिया स्टीनम नामक अवकाश होता है। अब बात कर लेते हैं एल्वोलाई के बारे में, यानी कि कुपिका के बारे में। तो श्वसन नलिकाएं, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, के अंतिम सिरे प्रत्येक फेफड़ों में जाकर गुब्बारे नुमा संरचना बना लेती है, जिनको एल्वोलाई यानी कि कुपिका कहते हैं। मानव के फेफड़ों में लगभग 30 से 35 करोड़ कुपिकाएं यानी कि एल्वोलाई पाई जाती है। कुपिकाएं फुफ्फुस की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे, किडनी की छोटी इकाई जो होता है नेफ्रॉन होता है, शरीर की छोटी इकाई कोशिका होता है, उसी प्रकार फेफड़े के छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट को कुपिका कहेंगे, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो कुपिकाओं की पतली भित्ति सल्की उपकला की बनी होती है, यानी कि स्क्वामस एपिथेलियल, जो कि टिश्यू वाले चैप्टर में हम लोग स्टडी किए थे। कुपिकाओं की भित्ति में सूक्ष्म छिद्र पाई जाती हैं, जिन्हें कुहन के रंध्र भी कहते हैं। अब श्वसन में, मानव में श्वसन की क्रियाविधि के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में। तो अंतः श्वसन के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो अंतः श्वसन के समय डायफ्राम, जो कि फेफड़ा के जस्ट नीचे पाया जाता है, तथा अंतः परापार्श्विक पेशी में संकुचन होता है। डायफ्राम चपटा होकर उदर गुहा की ओर घिसक जाता है, और पसलियाँ बाहर तथा ऊपर की तरफ तथा उरोस्थी स्टर्नम उधर व अग्रभाग की ओर खिसक जाता है। वक्षीय भाग जिसको बोलेंगे तो वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है, व फेफड़ों पर देह गुहा द्रव का दबाव घटता है। इस कारण फेफड़े फैल जाता है व फेफड़ों में वायु दाब
वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 से लेकर के 3 mmHg तक घट जाता है। वह बाहर की वायु निम्न मार्ग से फेफड़ों में आता है। और वो निम्न मार्ग कौन कौन सा है? तो सबसे पहले नासा छिद्र, नासा मार्ग, फिर ग्रसनी, फिर ग्लोटिस, फिर श्वास नली, देन प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी, फिर श्वसनिका और फिर कुपिका। तो जिस प्रकार से डायफ्राम जो होता है नीचे की ओर जैसे ही जाता है, फेफड़ा जो होता है फूलता है और फिर वायुमंडलीय दाब से जो फेफड़े का दाब होता है कम होता है 1 से 3 में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमेशा वायु रहे चाहे लिक्विड रहे वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। और इसी रीजन से वायु जो है हमारे फेफड़े में इंटर करता है इन मार्गों के जरिए। इनको बोलेंगे इनहेलेशन। उसी प्रकार से बहिश्वसन जो होता है, एक्सपायरेशन जो होता है, वो इनके अपोजिट वर्क करता है। बहिश्वसन के दौरान डायफ्राम अंतरपार्श्विक पसलियों यानी कि शिथिल हो जाता है, पचक जाता है, ठीक है, जिससे डायफ्राम उपोस्थि और पसलियां अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है और वक्षीय गुहा का आयतन घट जाता है। फेफड़ों का वायु दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना से बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों में भरी वायु श्वसन मार्ग से होते हुए वायु नाक से बाहर निकल आती है। अब बात कर लेते हैं गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मानव में गैसों का विनिमय 2 प्रकार से होता है, जिनको बाह्य तथा अंतः श्वसन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कुपिकाओं में गैसों का विनिमय। कुपिका में किस प्रकार से गैसों का विनिमय होता है? तो फेफड़ों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का कुपिकाओं में विनिमय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। इस श्वसन को हेमेटोसिस भी कहते हैं। कुपिका में उपस्थित ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो होता है वो 104 mmHg होता है। वह धमनी रुधिर में इसका मान 40 mmHg होता है, जिससे कुपिका से ऑक्सीजन निकलकर धमनी रुधिर जो ब्लड वेसल्स होता है उनमें चली जाती है। कुपिका में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड में आंशिक दाब जो होता है mmHg होता है, कम होता है। जब धमनी रुधिर में इसका मान 46 mmHg होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड धमनी जो है वो रुधिर से निकल करके वापस से कुपिका में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होता है उस कंडीशन में फेफड़ों से ऑक्सीजन कुपिका से होते हुए ब्लड वेसल्स में आती है। और जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं मार्ग के जरिए कुपिकाओं में इंटर करके और फिर फेफड़ों से वायुमार्ग के जरिए फिर ट्रेकिया से होते हुए नासा मार्ग से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।